हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कक्षा 10वीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 4 है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, आप लोग के एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्ज़ाम के दिन तक, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक। यानी कि आप लोग को फुल सपोर्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, उसमें पहले सबसे क्या है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को देखो पूरा याद हो जाएगा। पूरा याद तो नहीं हो जाएगा, टॉपिक को समझ लीजिएगा ना, तो इंशाल्लाह अच्छे से परफॉर्म कर दीजिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य तारों से होकर आवेश का प्रवाह होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु तीन मौलिक कण, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, धन आवेशित युक्त प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन के बने होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। कभी कभी वस्तुओं में धन तथा ऋण आवेश का यह संतुलन बिगड़ता भी है। देखिए जी, देखिए यहाँ पे इजली विद्युत धारा का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे में कुछ दिया है, कह रहा है कि जब जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन पाकर आवेशित हो जाता है। देखिए, नोट में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को खोकर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को पाकर कोई ऋणावेशित हो जाता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, यहाँ पे फिर से कह रहा है कि दो आवेश संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये नियम है। देखिए, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ना आवेश का, तो आप लोग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप लोग बचपन में होंगे, छोटे क्लास में जब ऐसा पढ़ रहे होंगे, नर्सरी वगैरह में, तो आप लोगों ने ये वाला किया होगा। जैसे में आप लोग ऐसा पेज जो था उसका छोटा-छोटा टुकड़ा कर लेते थे और पेन को अपने बालों में रगड़ते थे। उसके बाद वो जो पेज के करीब में लेके जाते थे ना, तब पेज जो होता था वो चिपक जाता था पेन, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेता था वो। देखिए, वही एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग बचपन में और वैसे करके आप लोग जादू दिखाते थे, हम भी ऐसा किए हैं। सो तो वही ये एग्जाम्पल बढ़िया है, बहुत अच्छा समझने के लिए। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर का डिफिनीशन यदि एग्जाम्पल में पूछ देगा तो आप लोग एकदम बढ़िया से छाप के आइएगा, मतलब लिख के आइएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे लोहा, चांदी, मनुष्य, अशुद्ध जल, पृथ्वी। और देखिए, विद्युत धारा का सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है ना, सबसे बेस्ट चालक जो होता है ना, वो होता है भाई चांदी। देखिए, आप लोग के जैसे ही नोट्स का सीरीज कंप्लीट होगा ना, वैसे ही हम जो क्या कहते हैं एज अ हाँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी के अभी सभी मतलब सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करा देंगे। तो बस आप लोग हमारे साथ दीजिए, और सबका साथ सबका विकास तो होगा ही। तो चलिए, देखिए, अब उसके बाद आता है विद्युत रोधी या फिर कुचालक, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते हैं, उसे विद्युत रोधी कहलाता है या फिर कुचालक कहते हैं। जैसे कि मोम, चमड़ा, रबड़, शुद्ध जल इत्यादि। कुचालक को ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक ना जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं या फिर विद्युत रोधी कहते हैं इजीली। यार, इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा मोम, चमड़ा, रबड़, शुद्ध जल इत्यादि। चलिए, ये हो गया। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ पे ये देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कुचालक में लकड़ी तो आ जाएगा, लेकिन जो हरी भरी लकड़ियाँ होती है ना, वो लकड़ी नहीं आएगी। कुचालक में ये लिख सकते हैं कि सूखी लकड़ी। क्लियर। बट ये मत लीजिएगा केवल लकड़ी या फिर हरी लकड़ी जो होगा ना, उसमें से ईज़िली वो भी जो होता है ना, विद्युत धारा का इंसुलेटर होता है। वो कुछ सॉरी, इंसुलेटर नहीं होता, वो कंडक्टर होता है, यानी चालक होता है। उससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो आप लोग ये बात का थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। और चलिए जी, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, अगला है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे बढ़िया से डिफिनीशन दिया है। देखिए, कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद आता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से होकर उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। बिल्कुल। देखिए, अनंत से होकर लाने में
अनंत से होकर उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए विद्युत विभव इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू होता है। देखिए इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, वो होता है वोल्ट या फिर जूल अपन में कूलम्ब। तो ईज़िली देखिए कार्य का तो जूल हो जाएगा, और ये जो क्यू है, आवेश आवेश का कूलम्ब तो होता ही है, तो ईज़िली इसका एसआई मात्रक वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा, और ईज़ी भी है जी। तो चलिए उसके बाद हमारा कह रहा है कि विभवांतर। विभवांतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन होगा कि किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। बिल्कुल सही जी। तो देखिए यहाँ पे हो गया ऐसा, इसमें डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया जी। देखिए आप लोगों को यदि विभवांतर निकालना हो तो देखिए यहाँ पे कुछ हम देखते हैं, कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि माना आवेश क्यू को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बी डब्ल्यू ए बी है। क्लियर है। विभवांतर तो देखिए वी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी, सॉरी, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी ए बी अपॉन में क्यू हो जाएगा। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक होता है जूल अपॉन में कूलम्ब। तो एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और उसका जो जूल अपॉन में कूलम्ब हो जाएगा जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे नोट में लिखा है कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होगा, और देखिए एक ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होगा। तो ये आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए अगला हमारा टॉपिक है सेल एवं बैटरी। देखिए इसके बारे में पूछता तो नहीं है, तो इसको जस्ट इग्नोर कीजिए आप लोग। देखिए अब यहाँ पे आता है विद्युत परिपथ परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछ भी दिया है, तो आप लोग बेसिकली एज अ विद्युत परिपथ बनाना बहुत इजी है। इस एज अ आयत एक बना दो, और इसमें से एरो ऐसा करके दिखा दो, और यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा दो, हो जाएगा इजीली। तो चलिए इसमें इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं जी। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ के अवयव, हाँ, और इसमें प्रतीक भी दिया है। देखिए सेल का जो सेल जो होता है ना, उसका प्रतीक ऐसे हो जाएगा। देखिए प्लस वाला जो सिंबल होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है, माइनस वाला सिंबल थोड़ा सा छोटा रहेगा जी, प्लस वाले के अपेक्षा में। देखिए उसके बाद बैटरी जो होगा ना, ये हमारा ये रहा, बैटरी का ये सिंबल हो गया। उसके बाद तार संधि जो है ऐसा करके बना दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बहुत से ये जो दिया गया है उन लोगों का सिंबल वगैरह है इसमें। चलिए जी, तो देखिए खुली प्लग या फिर कुंजी का जो सिंबल होता है ये ऐसे होगा। देखिए जितने भी ये है ना, इन सब के सिंबल हैं ऐसे, तो आप लोग इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाए विद्युत धारा की प्रबलता। देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का डिफिनेशन हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रभावित आवेश का परिणाम होता है जी, जिसमें आई इज इक्वल क्यू अपॉन में टी हो जाएगा। यहाँ पे आई हो जाएगा विद्युत धारा, क्यू आवेश होगा, और टी तो आप लोग पता ही है टाइम होगा जी, यानी कि समय। यानी देखिए क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये भी एक फार्मूला है। तो इस फार्मूलाज को आप लोग याद रखिए, फार्मूलाज को याद रखिए, और ये रखिए कि फार्मूलाज में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं और जितने भी आई क्यू टी यूज हुए हैं, तो इनका नाम क्या क्या है, मतलब ये कौन से हैं जिसकी वजह से इनको ये यूज किया गया है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कीजिए। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक एक दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। हाँ जी, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसका होता है ना जूल अपॉन में सेकंड हो जाएगा जी इसका मात्रक। चलिए ये हो गया। अब कह रहे हैं एमीटर। एमीटर का डिफिनेशन बहुत ही ईजी है, और एमीटर बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहे हैं कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए एमीटर को ना हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, और जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो उसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, या फिर उसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। तो चलिए ये बात बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम या फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात मतलब एकदम गौर से इसको सुनिएगा। चलिए जी, अब आता है वोल्ट मीटर जी। देखिए वोल्टमीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम पहले ही बता दिए आपको कि वोल्टमीटर को समानांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। बस आप लोग समानांतर ही समझिए। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। भाई ओम का नियम तो एकदम फेमस, एकदम ईजी है ओम का नियम, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कि देखिए कह रहा है कि 1826, यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ इसकी बताइए। कह रहा है कि 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने
किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का संबंध को एक नियम से व्यक्ति व्यक्ति लिखा है व्यक्त किया जाता है, जिसे ओम्स का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब ये तो उनके बारे में हिस्ट्री है पूरी। अब यहाँ पे जो ब्लूज लाइन से लिखा गया है ना, इसमें इसका नियम बताएगा। कह रहा है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपन में आर यहाँ पे हो जाएगा जी। चलिए और यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे आता है जी रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध है क्या। तो देखिए जानते हैं इसके बारे में, प्रतिरोध क्या है क्या। देखिए पहला जो बात है, देखिए आप लोग कभी भी ना टीचर या फिर आपकी जो बड़ी बहन, एज आई एम योर बिग सिस्टर, तो कभी भी कोई आपको कुछ पढ़ाए ना तो बहुत गौर से उसे सुनना चाहिए। ये नहीं आपको पता भी हो ना तो फिर भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आप जितना जानते हो तो उनसे आपसे बेटर कहीं आपकी बड़े दी बता दे, या फिर आपके जो टीचर है वो बता दे। यानी कोई भी मतलब कुछ बोले ना तो ईजिली सुनना चाहिए। कहीं उनको ज़्यादा नॉलेज हो तो कहीं आप लोग उनसे कैप्चर कर लो अच्छे नॉलेज। तो कभी भी ना किसी से अच्छी चीज़ मतलब एज अ कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, इससे बहुत बेटर रहता है। आप लोग बहुत इम्प्रूवमेंट होगा इससे। तो कभी भी ना एक अच्छा श्रोता बनिए, एक अच्छा श्रोता बनिएगा ना तो एक बहुत बढ़िया रहेगा। तो प्लीज़ ये बात को थोड़ा-सा ध्यान में दीजिएगा। ये बात इस टॉ सॉरी स्टडी इस सिलेबस से हटकर है, बट बढ़िया है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। तो चलिए जी, यहाँ पे प्रतिरोध का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। देखिए प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे लिखा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत परिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। इसको देखिए आर इज इक्वल टू बी अपन में आई होगा। देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और ओम को बेसिकली इससे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको ब्रैकेट में करके जी। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आता है हमारा, देखिए हाँ अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ कंडीशन आएगा तो उसको हम पढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छी, देखिए आप लोग एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ओम्स के नियम को लिखें। ओम्स का नियम तो हो जाएगा, उसके बाद कहेगा कि उसके बाद एम ओम्स का तो नियम लिख लेंगे, उसके बाद ये जो कंडीशन लिखना होगा ना ये भी लिख सकते हैं। बट इसके आगे ना आप लोग को आएगा कि ओम ओम के लॉ को जो है, ओम के नियम को आप लोग सिद्ध कीजिए, या फिर कुछ ऐसे करके कंडीशन आएगा तो उसमें ना सिद्ध करने के लिए 2 डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग ईज़िली बना दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं, आई थिंक आएगा नीचे पीडीएफ में। चलिए जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि तार की लंबाई पर। हाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हम भूल गए थे थोड़ा सा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और आप लोग इतना बढ़िया ये 2 लिख दीजिएगा, और ये जितने भी ऐसे करके लिखा गया आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती 1 में ए, तो इसलिए आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा ना तो भाई साहब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले क्या इसमें लिखा गया है। देखिए कह रहे किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि तार की लंबाई पर। देखिए किसी तार का प्रतिरोध आर उनकी लंबाई एल के समानुपाती होता है, और आर समानुपाती एल हो गया जी। उसके बाद सेकंड में कह रहा है तार की मोटाई पर। तो किसी तार का प्रतिरोध आर उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती 1 में आई होगा जी। इसीलिए यहाँ पे कर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी, यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाए, पी कांस्टेंट नहीं होगा। देखिए पी 1 में आई हो जाएगा। देखिए जहाँ पे पी जो है ना इसे रो कहते हैं। दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक है जी। हाँ इसे चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है जी। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रतिरोध के आधार पर चालक। चलिए जी, देखिए यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ क्लियर हो गया। उसके बाद जितने भी उसमें से टॉपिक्स थे वो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है कि प्रतिरोध के आधार पर चालक, प्रतिरोधक और विद्युत रोधी की परिभाषा, यानी कि कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर की डिफिनेशन जो होगा वो अब ये प्रतिरोध के आधार पे होगा। तो देखिए प्रतिरोध के आधार पे हम देखते हैं फिर कंडक्टर का। देखिए कह रहा है कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिनमें से आवेश आसानी से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं, फिर चालक कहलाता है। देखिए जैसा में हो जाएगा कि चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि। अगला हमारा है कि रेसिस्टर। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर जो है वो कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ प्रतिरोधक कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत रोधी यानी कि कुचालक, यानी कि इंसुलेटर इंग्लिश में कहते हैं जी। कह रहा है कि बहुत ही अधिक
प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। अगला कार्य प्रतिरोधकों का समूहन। देखिए प्रतिरोधकों का समूहन जो है ना, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें दो विधियां मुख्य हैं। पहला है श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग, और सेकंड है समानांतर क्रम या फिर पार्श्वक्रम समूहन यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए यहाँ पे पहले श्रेणी क्रम समूहन में क्या करेंगे जी, देखिए माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक है जिनके सिरों के बीच V1 V2 तथा V3 विभवांतर है। क्लियर है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, ऐसे करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे सिद्ध किया जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा ना, जो फाइनल जो है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि यदि भी किसी भी प्रतिरोधकों को आ जा श्रेणी क्रम में ग्रुपिंग करना हो, समूहन करना हो, जोड़ना हो, तो यही फॉर्मूला का यूज कीजिएगा जी। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए अगला है यहाँ पे कह रहा है सेकंड में पार्श्वक्रम या फिर समानांतर क्रम समूहन। तो देखिए यहाँ पे माना R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक है जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। तो देखिए यहाँ पे भी ये सब करने के बाद यहाँ पे सिद्ध होकर आएगा IRP इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यानी कि किसी को भी प्रतिरोधक को यदि समानांतर क्रम में एडिशन करना है तो ये वाली फार्मूला आपको आप यूज़ कीजिएगा। आई अपॉन आर इज इक्वल टू आई अपन R1 प्लस आई अपन R2 प्लस आई अपन R3। तो चलिए ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे आता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सॉरी वह गर्म चालक हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम। देखिए कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है, यानी कि U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्यू वी। चलिए जी यहाँ पे ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कि भी अब एक फॉर्मूला निकल के आएगा, U इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर टी। इसका देखिए ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा तीन बातों पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, तो आप लोग जस्ट इसको इग्नोर कीजिए। अब देखिए विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इसमें क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी होगा। जहाँ पे P इज इक्वल टू शक्ति होगा, W कार्य होगा, T समय होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, इसलिए ऐसा बहुत में ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए तो यहाँ पे W इज इक्वल टू पी टी यहाँ पे प्राप्त हुआ हमारा। उसके बाद फिर से आया कि कार्य परिणाम में ऊष्मा के बराबर होता है, इसीलिए V इज इक्वल टू पी टी सॉरी U इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, या फिर इसका जो इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक जूल अपॉन में सेकंड हो जाएगा जी। चलिए अब यहाँ पे आता है जी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट या फिर 60 वॉट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इस इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वॉट की शक्ति का उपयोग करेगा। क्लियर है जी। विद्युत ऊर्जा के घरेलू या फिर तथा व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए एक दूसरे मात्रक का उपयोग होता है, जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं जी। देखिए एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है जी 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। चलिए जी, तो इसमें हमारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के बारे में कुछ पढ़ना था। इसमें टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उपकरणों जैसे में हीटर, विद्युत इस्त्री, एमीटर, टोस्टर जिसमें ब्रेड वगैरह टोस्ट किया जाता है आदि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है जी। चलिए अगला कह रहा है कि क्या लिखा उप्स करो कि जिस भाग में विद्युत धारा का प्रभावित
करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहा जाता है। तापन अवयव ऐसे पदार्थ से बने होने चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो और गलनांक अत्यधिक उच्च हो। देखिए, फर्स्ट करें अधिकांश तापन अवयव में निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% तथा लोहा 26% की मिश्र धातु है जिसमें नाइक्रोम कहते हैं, जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं जी। चलिए, अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत तापक। आप लोग बहुत यूज किए होंगे ठंडी के दिनों में। अब तो ठंड नहीं रहा है उतना, तो कम ही यूज़ होता होगा, बट जब जनवरी के महीने चल रहा था उस वक्त तो भाई बहुत आप लोग यूज किए होंगे जी। तो चलिए, यहाँ पे कह रहे विद्युत तापकों में नाइक्रोम की तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। इस कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है जी। क्लियर है। अगला करें विद्युत बल्ब। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, एग्जामिनेशन में पूछ देता है विद्युत बल्ब कई परिभाषा लिखे तथा चित्र बनाए, तो आप लोग इजिली बना दीजिएगा, इजी तो है सब कुछ। चलिए, अगला यहाँ पे टॉपिक है सुरक्षा फ्यूज यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहाँ पे कह रहा है कि बिजली के यहाँ पे उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है जी। तो चलिए जी, इस चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक्स थे और जितने भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप लोग को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, और यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्ज़ाम तक साथ बने रहिए, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए जी, एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इससे भी बेहतरीन वीडियो होगा इंशाल्लाह।